तो आज से हम इंशाल्लाह क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे और पंजाब यूनिवर्सिटी की जो हमारी कोर्स आउटलाइन है हम उसे फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है, स्टेट ऑफ सिस्टम को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेटा हम दो तरह की फिजिक्स पढ़ते हैं, एक कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स और कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। दोनों जो हैं रेजीम्स फिजिक्स की, क्लासिकल या क्वांटम, दोनों में जो पढ़ने चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का तरीकाकार है वो मुख्तलिफ है। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि दोनों में उनके रिजल्ट्स मुख्तलिफ हैं, ऐसा नहीं है। जस्ट दोनों को पढ़ने का तरीकाकार मुख्तलिफ है। क्लासिकल फिजिक्स में हम रियल ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते थे। रियल ऑब्जेक्ट है हमारे सामने, हम उसे स्टडी करते हैं, उसे देखते हैं, उसमें से ऑब्जर्वेबल्स को हम नोट करते हैं, डायरेक्टली हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और रियल फिजिकल ऑब्जेक्ट की हम चीज़ें जो है वहाँ से कैलकुलेट करते हैं। बट इन क्वांटम मैकेनिक्स हम हर फिजिकल ऑब्जेक्ट का एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मीन्स हम किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट की मॉडलिंग करेंगे, उसकी मॉड्यूलेशन करेंगे। मैथमेटिकल मॉडलिंग से क्या होगा कि हमें उसका एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट, फिजिकल ऑब्जेक्ट का एक मैथमेटिकल फॉर्म हमें मिल जाएगा। उस मैथमेटिकल फॉर्म को हम प्रोसेस करेंगे मैथमेटिकल वे में, जैसे कि हम मैथमेटिक्स में करते हैं। और इस तरह से हम लोग रियल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को क्वांटम मैकेनिक्स में को यूज करते हुए मैथमेटिकल वे में हम लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेट ऑफ अ सिस्टम। There's a state of the system, just like there are two regimes of physics, classical and quantum mechanics. तो first of all we will study कि हम कैसे क्लासिकल सिस्टम में स्टेट ऑफ अ सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेता है कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, उसके साथ एक मास अटैच्ड है। वी कैन से दैट इट इज अ मास स्प्रिंग सिस्टम। मास स्प्रिंग सिस्टम की अगर मैं स्टेट बताना चाहूँ किसी भी टाइम पे, इसकी स्टेट में मुख्तलिफ लिहाज से बता सकता हूँ। जैसे मैंने इसकी वेलोसिटी और पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को बता के इसकी स्टेट बताने की कोशिश की। ये एक्स और ये एक्स डॉट वेलोसिटी को शो करता है, डी एक्स ओवर डी टी। और ये एक पेयर ऑफ नंबर्स हैं, एक है एक्स और एक है एक्स डॉट। ये क्या करेगा, स्टेट ऑफ द सिस्टम को शो करेगा कि सिस्टम इस वक्त कहाँ पे है। ये जो पार्टिकल m था ये कहाँ पर है, एट दैट पॉइंट इस पार्टिकल m की वेलोसिटी क्या है, क्या इट इज मूविंग टूवर्ड, इवन ये हमें उसकी डायरेक्शन ही बताएगा कि ये मूविंग टूवर्ड्स एक्सट्रीम है या मूविंग टूवर्ड्स मीन है, या मूविंग टूवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम है, या अगेन मूविंग टूवर्ड्स मीन है। तो हम क्लासिकल फिजिक्स में नॉर्मली जो स्टेट ऑफ द सिस्टम को हम शो कर रहे होते हैं उसमें मुख्तलिफ पैरामीटर्स यूज करते हैं, जैसे लाइक वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट यूज कर लेंगे, या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट मोमेंटम यूज कर लेंगे। इससे हम स्टेट ऑफ द सिस्टम को शो कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये सिस्टम डायनामिक्स है, डायनामिकल सिस्टम है, मूव कर रहा है, मास स्प्रिंग सिस्टम मूव कर रहा है, देन एट एनी टाइम टी हम लोग ये एक्स और एक्स डॉट को यूज करते हुए उस ये जो मास स्प्रिंग सिस्टम है उसकी डिस्प्लेसमेंट या उसकी पोजीशन हम नोट कर सकते हैं एट एनी टाइम टी। एक्स ऑफ टी क्या होगा, टी टाइम पे एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस एक्स डॉट और ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब देखें जरा, ये उसने ना बड़ी एक वो लिखी है, कैसे कह लें कि उसकी कंबाइंड फॉर्म लिखी है आपके मास स्प्रिंग सिस्टम के डिस्प्लेसमेंट की। नॉर्मली या तो आप कॉस की फॉर्म में पढ़ते हैं या साइन की फॉर्म में पढ़ते हैं, ये दोनों लिखी हैं। अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है तो हम कॉस की फॉर्म में लिखते हैं,
और अगर मीन से स्टार्ट होती है मोशन तो हम साइन की फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन जब हमें पता ना हो कि ये एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है या मीन से स्टार्ट हो रहा है, देन वी विल राइट द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन दिस फॉर्म। अब देखिए बेटा, cos ओमेगा टी एंगल को शो करता है। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई ओवर कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। जब अगर ये एक्सट्रीम से स्टार्ट हो, when it will start from extreme, तो t को मैं जीरो लूंगा। t जीरो होगा तो ये cos ओमेगा टी ये भी जीरो होगा। cos जीरो क्या होता है, 1, और x ऑफ t x के इक्वल हो जाएगा। x इज द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, और ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा। जब एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा ये वाला फैक्टर जीरो, सिर्फ ये वाला फैक्टर बच जाएगा। जब ये मीन पे आएगा तो स्मॉल टी हो जाएगा बेटा कैपिटल टी बाई 4, कैपिटल टी बाई 4 स्मॉल टी हो गया, और एंगल क्या हो गया, 2 पाई पाई बाई 2 रेडियन। जब पाई बाई 2 रेडियन की बात करेंगे तो यहाँ पे कॉस खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये वाला फैक्टर रह जाएगा। तो दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द पोजीशन एट एनी टाइम टी फॉर अ मास स्प्रिंग सिस्टम जो कि ऑसिलेट कर रहा है। इसी तरह फिर ये x है और ये x डॉट है, हमने इसकी वेलोसिटी निकाल ली। तो आई कैन से डेट कि मैंने स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिफाइन कर दिया using x and x dot, using displacement and velocity I can define the state of the system। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस इक्वेशन में, देखें एट t इज इक्वल टू 0 पे अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जा रहा है। t इज इक्वल टू कैपिटल t बाई 4, यहाँ पे हाफ गुजर गया ना, कैपिटल t बाई 4 ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे चला गया। अगर ये मीन से स्टार्ट हुआ तो एक और t बाई 4 ऐड करूँ तो दोबारा से ये वापस आना शुरू होगा, मीन पे जाएगा, और मीन पे अगर कैपिटल टी हो जाएगा तो मीन से फिर दूसरी एक्सट्रीम पे जाना शुरू होगा। तो ये एक साइकिल है जो साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो बेटा हमें पता चला कि क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम कोई पेयर ऑफ नंबर्स लेंगे, एक्स एक्स डॉट या एक्स और मोमेंटम, हम लिखते हैं एक्स एम एक्स डॉट एक्स या एम एक्स डॉट। तो इस तरह से हम किसी भी सिस्टम की जो स्टेट है उसे हम डिफाइन कर सकते हैं। अब जो सिस्टम है किसी एक पॉइंट पे एक्स और एक्स डॉट की जो वैल्यू है वो कोई एक स्टेट शो कर रहा है। लेकिन अगर डायनामिकल सिस्टम है, डायनामिक उसमें वो मूव कर रहा है, then we will encounter with too many such states जिनमें x भी चेंज हो रहा है, x डॉट भी चेंज हो रहा है। then the sum of x and x dot या x and mx dot, जितने भी आप पेयर ऑफ नंबर्स ले रहे हैं वो एक पेयर ऑफ नंबर एक स्टेट को शो करता है। सम ऑफ सच स्टेट्स विल डिफाइन अ स्पेस। क्या करेंगी, स्पेस को डिफाइन करेंगे कि किस स्पेस में हम लोग वी आर गोइंग टू वर्क, किस स्पेस में हम वर्क कर रहे हैं। ये था क्लासिकल सिस्टम में हम स्टेट ऑफ अ सिस्टम को कैसे शो कर सकते हैं। और क्वांटम स्टेट ऑफ अ सिस्टम में क्या होता है, क्वांटम स्टेट ऑफ अ सिस्टम डिफरेंट है क्लासिकल से। कहता है कि फॉर क्वांटम मैकेनिक्स डिस्क्रिप्शन ऑफ अ द सेम सिस्टम, जो उधर हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा था, अगर उसी को क्वांटम मैकेनिक्स में हम डिस्क्राइब करेंगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कैसे होगा, वी नीड मच मोर देन पेयर ऑफ रियल नंबर्स फॉर डिस्क्राइबिंग द स्टेट। तो जस्ट पेयर ऑफ नंबर्स ले लेते थे, वो स्टेट को डिफाइन कर देता था। लेकिन इस यहाँ पे हमें उससे कुछ ज्यादा चाहिए। जस्ट लाइक यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी, जैसे उधर हम पोजीशन और मोमेंटम ले रहे हैं, इधर हम साइमल्टेनियस नहीं ले सकते। तो फिर क्या होगा, फॉर एग्जांपल वी यूज अ वेव फंक्शन साई ऑफ एक्स फॉर रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को हम शो करने के लिए कोई वेव फंक्शन यूज करेंगे साई ऑफ एक्स। somehow this function contains all information about the physical state of the object। अब हम कहेंगे कि ये वाला जो वेव फंक्शन है ये तमाम फिजिकल ऑब्जेक्ट की तमाम जो इंफॉर्मेशन है उन्हें ये कैरी किए हुए है। तो हमें पता चला कि इन क्वांटम मैकेनिक्स स्टेट को हम वेव फंक्शन से शो करते हैं। अब इस वेव फंक्शन से कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी है,
इसका वो तरीकाकार नहीं है जो क्लासिकल मैकेनिक्स का तरीकाकार है। हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्टेट फंक्शन के ऊपर, इस वेव, ये जो हमारे पास वेव फंक्शन आया, इसके ऊपर हमें स्पेसिफिक ऑपरेटर को ऑपरेट करवाना पड़ेगा। पोजीशन ऑपरेटर को ऑपरेट करवाऊंगा तो ये इट विल यील्ड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। मोमेंटम ऑपरेटर को ऑपरेट करवाऊंगा, इट विल यील्ड द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। वेलोसिटी ऑपरेटर को या किसी भी दूसरे एनर्जी ऑपरेटर, कोई भी मैं ऑपरेटर इसके ऊपर ऑपरेट करवाऊंगा तो ये मुझे उसकी कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू देगा। कहता है the wave function psi of x is a mathematical construct of representation of the state, physical state। तो psi of x क्या है, वो जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है उसका मैथमेटिकल कॉन्स्ट्रक्शन है, उसकी मॉडलिंग है, मैथमेटिकल मॉडलिंग है। इट इज नॉट द फिजिकल ऑब्जेक्ट, इट इज नॉट द रियल ऑब्जेक्ट, ये रियल ऑब्जेक्ट का एक मैथमेटिकल मॉडल है। एज अबाउ वी कैन कंसीडर psi of x as a member of state space that contains all possible states। जैसे हम पहले बात कर रहे थे ना, हम कर रहे थे कि x डॉट, x1 dot, x2 dot, x3 dot, x4 dot, all these pairs showing different states at different times। इन तमाम का जो सम होगा वो क्या होगा, टोटल एक स्पेस होगी। इसी तरह कहता है कि psi of x क्या है, ये भी मेंबर है स्टेट स्पेस का, और ये जितने भी psi of x होंगे मुख्तलिफ जगहों पे, उन तमाम का जो सम होगा वो स्टेट स्पेस को शो करेगा, जस्ट लाइक इन क्लासिकल मैकेनिक्स। यहाँ पे बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं, इसे आप देख सकते हैं। कहता है कि इन द प्रिसाइज मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट दैट नीड्स टू बी यूज्ड फॉर representing states depends on the physical system we are interested in। कहता है कि ये नहीं है कि कोई भी आप वेव फंक्शन जैसा मर्जी लिख लो, ऐसा नहीं है। वेव फंक्शन ने रेप्लिका है फिजिकल स्टेट का, फिजिकल ऑब्जेक्ट का, और हर जो मैथमेटिकल मॉडल है या वेव फंक्शन है या स्टेट फंक्शन है, जो स्टेट आपने यहाँ पे मैथमेटिकली कंस्ट्रक्ट करनी है, इट विल डिपेंड ऑन द फिजिकल सिस्टम के। फिजिकल सिस्टम कहता है जैसे फिजिकल सिस्टम चेंज होगा, उसकी मोशन चेंज होगी, स्टेट चेंज होगी। कहता है a simple wave function may be sufficient for one or few fixed particles, but we need different mathematical objects for some other systems। कहता है कि एक वेव फंक्शन है, वो किसी एक पार्टिकल या कुछ पार्टिकल्स के लिए तो वो सफिशिएंट होगा, लेकिन अगर कोई और मैथमेटिकल, अगर कोई और सिस्टम आ जाता है, यानी सिस्टम, फिजिकल सिस्टम चेंज हो जाता है, देन मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट शुड आल्सो बी चेंज, उसे भी तब्दील होना पड़ेगा। मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट स्टैंड फॉर उसका जो हमने स्टेट या वेव फंक्शन शो किया है उसे चेंज होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अ फॉक स्पेस construction is necessary in particle creation and annihilation process are possible, and simple column matrix might be sufficient for describing the spin state of particle or some other few level systems। वो एग्जांपल्स दिए उसने, तो क्या है कि अगर आप एनहिलेशन और क्रिएशन की बात करें, देन यू हैव टू यूज द फॉक स्पेस। और अगर आप लोग बात करना चाहते हैं किसी पार्टिकल की स्पिन में, तो जो सिंपल कॉलम मैट्रिक्स है, और वो जो वेव फंक्शन है इन द फॉर्म ऑफ कॉलम मैट्रिक्स, इट विल बी सफिशिएंट टू डिस्क्राइब द स्पिन ऑफ द पार्टिकल। इसी तरह जैसे जैसे फिजिकल स्टेट चेंज होती जाएगी और जो वेव फंक्शन है उसकी फॉर्म भी तब्दील होती जाएगी, ये कोई स्पेसिफिक वेव फंक्शन नहीं होगा। Although different systems need different mathematical structures for representing the states, all of them have some common features। ये बात कर रहा है कि हम क्यों, जब हर स्टेट के लिए मुख्तलिफ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट, मैथमेटिकल फंक्शन है, then why we have formulated some common laws for quantum mechanics। क्यों, ऐसा क्यों है कि हमने क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज को डिफाइन कर दिया। हालांकि हम तो ये देख रहे हैं कि जो क्वांटम मैकेनिक्स में हर फिजिकल स्टेट के लिए जो उसका मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो रहा है या स्टेट फंक्शन चेंज हो रहा है। असल में होता क्या है बेटा, जितने मर्जी स्टेट फंक्शंस आप डिफरेंट ले लें,
उन तमाम में कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स ने एक्सप्लोर की है। कहता है कि ऑल ऑफ देम हैव सम कॉमन फीचर्स, सब में कोई ना कोई कॉमन फीचर्स होंगे। वो क्या होंगे? इट अपेयर्स दैट वी कैन एक्सप्लेन क्वांटम मैकेनिक्स बाय यूजिंग ओनली दोज कॉमन फीचर्स। वो जो कॉमन फीचर्स हैं जो सभी वेव फंक्शंस में मौजूद थे और सभी स्पेसिस में मौजूद थे, और उन सभी में कुछ कॉमन फीचर्स हैं। उन कॉमन फीचर्स की बुनियाद पे हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स को एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल इन ऑल, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ, इन ऑल दी स्टेट स्पेस टर्न आउट टू बी कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस। क्वांटम मैकेनिक्स में हम जितनी भी बात करेंगे हमेशा हम कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस में रहते हुए बात करेंगे। आगे चल के देखते हैं कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस क्या है। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं पिछले सेमेस्टर में भी। कहता है the states are represented by unit vectors in that state the space, the mathematical operation needed to compute। ये वो जो कॉमन फीचर्स हैं उनकी बात कर रहा है कि हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं, किसी किस्म का भी वेव फंक्शन आ जाए, हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं, हम उसे नॉर्मलाइज कर सकते हैं। दीज आर दी कॉमन फीचर्स जिसकी बेस पे हम क्वांटम मैकेनिक्स को डिफाइन करते हैं या हम लोग उसे स्टेट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बेटा कि ये जो अभी हमने देखा कि क्वांटम मैकेनिक्स में जितनी भी स्पेसेस हैं वो सारी की सारी कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेसेस हैं। तो अब है हमें इट इज रिक्वायर्ड है कि ये जो कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस है ये है क्या? वी हैव टू डिफाइन दिस। कहता है फॉर फिजिकल सिस्टम देयर विल बी a Hilbert space, इसे हम नॉर्मली बेटा H से लिखते हैं, इस तरह का H, such that any physically possible state of the system is mathematically represented by vectors। किसी भी फिजिकल स्टेट ऑफ द सिस्टम को वेक्टर से शो किया जाता है और वो वेक्टर किसकी फॉर्म में होता है? स्केट की फॉर्म में होता है। अब है क्या? कहता है कि ये जो कैट वेक्टर होगा ये कोरिस्पॉन्ड करेगा हिल्बर्ट स्पेस को। किसमें होगा? हिल्बर्ट स्पेस में होगा। वो कहता है कि दी इंफॉर्मेशन, वही बात जो पहले है, दी इंफॉर्मेशन इज नॉट प्लेनरी विजिबल। अब आपको इंफॉर्मेशन नजर नहीं आ रही, जैसा कुछ नजर आती थी क्लासिकल मैकेनिक्स में, पोजीशन भी पता चल जाती थी, वेलोसिटी का पता होता था, मोमेंटम भी निकाल लेते थे, और चीजें हमें नजर आ रही होती, चीजें मूव कर रही हैं, हमें उसके एक्सेलरेशन का भी पता चल जाता था, एटसेट्रा। लेकिन यहाँ पर प्लेनली विजिबल नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे? we need to use proper mathematical tools for extracting this information. Those tools are operators. We will use different operators कि हम लोग जो है, जो हमने एक क्वांटम स्टेट बताई है उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज करते हुए हम लोग वहां से जो इंफॉर्मेशन है वो गैदर करेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज measured, we can compute the possible outcomes, their probabilities, average values as a function of state. Also, if the state is given at any time t naught, we can compute the state at any other time t। कहता है कि ये तमाम जो मैथमेटिकल टूल्स हैं उन्हें यूज करते हुए प्रोबेबिलिटीज, एवरेज वैल्यूज, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू जिसे आप कहते हैं, उसकी अगर उसकी किसी प्रेजेंट स्टेट का पता है तो किसी नई स्टेट को हम लोग जो है वो लिंक कर सकते हैं। जिसे आप देखते हैं कि जो स्टेट गवर्न होती है टाइम, टाइम डिपेंडेंस इसे हम शो कर सकते हैं। तो इन क्वांटम मैकेनिक्स वी यूज हिल्बर्ट स्पेस। तो हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनेशन है कि हाउ कैन वी डिफाइन द हिल्बर्ट स्पेस। मैं जल्दी से बता दूंगा ताकि हमें कल ये लेक्चर दोबारा ना पढ़ना पड़े। हमने पहले पढ़ी हुई है क्योंकि सेमेस्टर में दोबारा कोर्स आउटलाइन में है तो ये रिक्वायर्ड है इसे दोबारा पढ़ना, अदरवाइज हमने पहले पढ़ी हुई है। कहता है हिल्बर्ट स्पेस H इज अ वेक्टर स्पेस, ये एक वेक्टर स्पेस है, मींस इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे ऑल एलिमेंट्स विल बी वेक्टर्स, वो वेक्टर्स होंगे। कहता है द एलिमेंट्स ऑफ H आर वेक्टर्स शोन बाय कैट वेक्टर। जस्ट अ मिनट, इसे हम लोग जल्दी खत्म करना पड़ेगा नहीं तो ये मीटिंग का टाइम जो है ये हम 5 मिनट मजीद हमें देगा जूम।
कैट वेक्टर है, कहता है दी वेक्टर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन विद द स्केलर आर ऑपरेशन डिफाइंड ऑन एच गिवन वेक्टर्स psi1 vector, psi2 vector, psi3 vector, psi n vectors and scalar number c1, c2, c3 इन सभी को कि अगर आप ये स्केलर्स हैं, अगर हर वेक्टर को आप स्केलर से मल्टीप्लाई करो और सभी का सम लो तो आंसर विल आल्सो बी अ वेक्टर, आंसर एक वेक्टर होगा, यानी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करो आंसर वेक्टर होगा। कहता है ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, c1 c2 c3 की मदद से हमने ऐड किया। ये लीनियर कॉम्बिनेशन इज also called superposition by physicists, यानी C1 psi1 plus C2 psi2 C3 psi2 से हम superposition भी कहते हैं। और zero vector is shown by zero without any cat sign, यानी ये जो साइन हम यूज कर रहे हैं ना वेक्टर शो करने के लिए, आपने ड्रॉग नोटेशन पढ़ी थी, तो ये साइन है कैट। कहता है अगर कोई जीरो वेक्टर हो तो वी विल ओनली राइट जीरो, कैट साइन लगाने की जरूरत नहीं। वैसे भी बेटा बाल का हम स्ट्रेट सिंपल स्ट्रेट ले लेते हैं, उसे कैट साई से शो ही नहीं करते, सिंपल साई लिख देते हैं, तो ये ऑब्वियस है, से मुराद है कि वहां पे वो कैट है। इफ स्केलर नंबर यूज सी आई कैन बी अ कॉम्प्लेक्स, अगर जो स्केलर नंबर आप यूज किया है वो कॉम्प्लेक्स है, देन जो हमारे पास देन एच इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस। ये जो सीट है ना, अगर तो ये रियल है तो इट इज ओनली अ हिल्बर्ट स्पेस। अगर इफ c1 c2 c3 c4 cn these are the complex numbers, then this space will be the complex Hilbert space. That if scalars have to be real, H is called real Hilbert space. Quantum mechanics is always done in complex Hilbert space. Quantum mechanics में जितने भी formalism है वो complex Hilbert space में है, लिहाजा C1 C2 C3 को हम complex number की फॉर्म में लेंगे। इससे पहले भी बेटा मैं क्लास में काफी दफा बात कर चुका हूँ कि why we use complex numbers। होता क्या है कि सेम क्वांटिटी एट द सेम टाइम बढ़ भी रही होती है, कम भी हो रही होती है, किसी एक फैक्टर से बढ़ रही है, किसी दूसरे फैक्टर से कम हो रही है। उसे शो करने के लिए क्या करेंगे, यूज कॉम्प्लेक्स नंबर, जस्ट लाइक cos ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी। अगर ओमेगा टी बढ़ेगा तो cos कम होगा, साइन बढ़ेगा, ओमेगा टी कम होगा तो cos बढ़ेगा, साइन कम होगा। एक बढ़ रही है दूसरी साइमल्टेनियसली कम हो रही है, लिहाजा वी यूज द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स में जो हिल्बर्ट स्पेस यूज होगी दैट विल बी द कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस। कहता है कि देयर इज एन इनर प्रोडक्ट डिफाइंड ऑन वेक्टर्स, इनका इनर प्रोडक्ट भी होगा, यानी हमारे पास एक वेक्टर है, कहता है इनर प्रोडक्ट इज एन ऑपरेशन बिटवीन टू वेक्टर्स व्हिच प्रोड्यूसेस अ स्केलर नंबर, जिसे आप स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स इफ साई कैट एंड फाई कैट आर टू वेक्टर्स इन एच, ये दोनों एच में वेक्टर हिल्बर्ट स्पेस में, तो उनका स्केलर प्रोडक्ट जो है उसे हम लिख सकते हैं साई फाई ब्रा एंड कैट की फॉर्म में, जिसे हम ड्रॉग नोटेशन कहते हैं। ये इसका जो है इनर प्रोडक्ट है, या फिर जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट, इसे स्केलर नंबर डिफाइनिंग द प्रॉपर्टी साई फाई ड्रॉग नोटेशन। इसका अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूंगा इट विल बी इक्वल टू फाई साई के इक्वल होना चाहिए, ये इसकी डेफिनेशन कंडीशन है। सेकंड वन, इफ फाई साई ड्रॉग नोटेशन इज लीनियर इन फाई, ये क्या हो किसमें लीनियर होगी, फाई में, यानी मींस अगर कैट में अगर कोई सी आ जाता है C1 C2 C3 C4 C5, इट विल ओनली जस्ट उसे जो है वो वहां से बाहर निकाल देगा। जैसे फाई है ना, C1 फाई1 प्लस C2 फाई2, तो इसे मैं लिख सकता हूँ फाई साई। तो जब इसे साई के साथ मैंने इसका इनर प्रोडक्ट लिया तो C1 नॉर्मली सिंपली बाहर आ जाएगा, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर ये पहले ब्रा वाले पोर्शन में ये होता सी होता तो ये एंटी लीनियर है, ये एंटी लीनियर मीन देखिए साई D1 साई D2 साई, जब मैंने फाई कैट के साथ इसका इनर प्रोडक्ट लिया तो जब D1 बाहर आया तो बेटा इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। ये तो लीनियर था, ये एंटी लीनियर है या नॉन लीनियर आप उसे कह सकते हैं। सेकंड वन, दो भी वेक्टर्स एक ही वेक्टर का उसी के साथ इनर प्रोडक्ट लोगे तो आंसर विल बी इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन जीरो। जीरो सिर्फ तब होगा जब उसकी अपनी
मैग्नीट्यूड 0 होगी, अदरवाइज वो ग्रेटर देन 0 होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी। उसके बाद लेंथ ऑफ द वेक्टर लेना है, क्या है, किसी भी वेक्टर का इनर प्रोडक्ट लेके उसका अंडर रूट ले लो, उसका किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट लेके अंडर रूट ले लो, तो क्या आएगा, उस वेक्टर की लेंथ या नॉर्म ऑफ द वेक्टर आ जाएगा। और किसी भी वेक्टर को उसके नॉर्म पे अगर हम डिवाइड कर दें तो जो वेव फंक्शन हमें आएगा मिलेगा, दैट विल बी नोन एज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। हम क्या कहेंगे, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, कि हमने वेक्टर को उसी के नॉर्म पे डिवाइड कर दिया। बेटा दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ हिल्बर्ट स्पेस। कल हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि हिल्बर्ट स्पेस कौन कौन सी होती है। ठीक है बेटा, टेक केयर। क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पे या मुझसे वो पूछ सकते हैं।